नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों सीटेट 2022 के एग्ज़ाम दिसंबर माह से शुरू होंगे और जनवरी तक जाएंगे, तो ऐसे में बहुत कम समय बचा हुआ है। आज से हम ईवीएस को पढ़ेंगे। जी हाँ, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हम डिस्कस करेंगे, पर्यावरण अध्ययन है और इससे आपको 30 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और ईवीएस देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट तरीके का होता है। जो सीटेट का ईवीएस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो इस वजह से आपके एनसीईआरटी के फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो उन्हीं फैक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्लॉथ पर चर्चा करेंगे। आखिरकार स्लॉथ क्या है? देखिए, स्लॉथ जो है सप्ताह में एक दिन शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। देखिए सीटेट में क्या होता है, एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक फ्रेम बना देगा कि एक ऐसा जानवर है जो एक सप्ताह में एक दिन शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, एक अच्छा तैराक भी है, ये अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, तो ये क्या है? तो इस प्रकार से एक कहानी बनाएगा, बहुत घुमाएगा और क्वेश्चन में 4 विकल्प में डाल देगा, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो स्लॉथ देखिए एक अच्छा तैराक है, ये अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं, और पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे तक ये सोता रहता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को ये खा डालता है। और स्लॉथ की जो औसत आयु है वो लगभग 40 साल है और स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर निवास करता है। तो एकदम स्लॉथ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम सांप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सांप है, स्नेक है, वो रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। अक्सर प्रश्न बनता है, ये सरीसृप प्रजाति का है। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। पहला नाग या कोबरा है, किंग कोबरा जिसको कहते हो, करैंत है और अफाई है, और चौथा है दिबोइया या दुहमुही। ये 4 प्रकार के विषैले सांप हैं, जहरीले। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से ये सांप या जहर को किसी जीव या अन्य जीव में प्रविष्ट करा देते हैं। देखिए, सांप काटने की जो दवा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये सीरम सांपों के जहर से ही बनती है जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहती है। दोस्तों, सांपों के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल ही लेते हैं। नाग या किंग कोबरा की अगर बात करें तो एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों को देखा जाए तो किसान का मित्र भी कहा जाता है और विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। हांगकांग के लोग सांप के मांस को ही खाते हैं जिसको लिंगहू फेन कहते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि का कंपन के अनुसार सांप अनुक्रिया देता है। ठीक है। कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? तो स्लॉथ है। सांप ध्वनि को कैसे महसूस करता है? वाइब्रेशन से। सांप अपना भोजन कैसे खाता है? निगल कर। स्लॉथ ज़्यादातर अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनेंगे। बाघ पर चर्चा करते हैं। ये राष्ट्रीय पशु है भारत का और भारत में सर्वाधिक बाघ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ या अन्य जीवों के अलग अलग रंग वालों के कारण से होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा, बाघ या वन्य जीवों के अलग अलग रंग वालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण से नहीं। जो अलग अलग रंग हैं, इसके कहने का मतलब ये है, वो बालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण का इसमें कोई प्रभाव नहीं है। बाघ देखा जाए समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। बाघ के समूह का अगर नेतृत्व देखा जाए तो बाघिन करती है और बाघ का जो नर बच्चा है 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म देखा जाए तो जन्म के समय इसका वजन 2 से 2.5 किलो होता है। बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण है मूत्र के द्वारा यानी कि यूरिन के द्वारा करता है। जैसा ही कोई बाघ दूसरे के इलाके में आता है या पहुंचता है तो वह तुरंत पहचान लेता है कि यह दूसरे के इलाके में आ गया है, क्योंकि उसको मूत्र दूसरे हिसाब का गंधाने लगता है। देखिए, बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है।
बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। देखा जाए तो बाघ जंगल में पत्तियों की सरसराहट या हिलने को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट की किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं में या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। बाघ की दहाड़ देखा जाए तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण है कि बाघों का अवैध शिकार हो रहा है, प्राकृतिक आवास इनका नष्ट किया जा रहा है, अवैध शिकार इनकी खाल के कारण होता है। और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, इसमें शुरू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो बाघ पर चर्चा हो गई, अब लॉयन देखते हैं। शेर देखा जाए तो भूरे रंग का होता है, जंगल का राजा शेर को कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो शेर हैं गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनियां व बच्चे रहते हैं। समूह का नेतृत्व वहां पर बाघिन कर रही थी, यहाँ शेरनी करेगी। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा ही करता है। शेर को भी अंधेरे में जो देखने की क्षमता है वो मनुष्य से 6 गुना होती है। मकड़ी देखा जाए दोस्तों तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद भी माना जाता है, क्योंकि कीटों में 6 पैर होते हैं और मकड़ी में 8 पैर होते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और मकड़ी को देखा जाए तो सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामाजिक कीट वर्ग में जो सम्मिलित जीव हैं वो मधुमक्खी है, चींटी है, बर्र है। ठीक है, सामाजिक कीट मछली नहीं, वो मकड़ी नहीं है। दुबैया या दुईमुही जो सांप है वो एक प्रकार से देखा जाए तो सांप की प्रजाति और भारत में पाई जाती है। कौन सा सांप घोंसला बनाता है? किंग कोबरा हो गया। टाइगर स्टेट एमपी को कहते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करेगी और बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना देख लेता है। और भारत में सर्वाधिक शेर गिरि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मकड़ी के पैरों की संख्या 6 है और मकड़ी किस संघ की जीव है? आर्थ्रोपोडा की है। बायोडीजल किस पौधे से बना होता है? तो जैट्रोफा या रतनजोत से। अब दोस्तों रेशम का कीड़ा हम देखते हैं। तो रेशम कीट जो पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है और रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों में पाला जाता है। भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेशम कीट का जो पालन है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम राज्य में होता है। नर रेशम कीट देखा जाए तो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से पहचान जाता है। पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशमी साड़ियाँ हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार सीटेट में क्वेश्चन बना है। पोचमपल्ली और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की प्रचलित रेशमी साड़ी हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है और सर्वाधिक जो मधुमक्खी पालन है वो दोस्तों लीची के पेड़ पर उपयुक्त होता है। भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी देखा जाए तो एक सामाजिक कीट है और यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है जहां पर फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है और मधुमक्खी के लिए देखा जाए तो एक स्वस्थ छत्ते से 12 किलो तक जो शहद है वो निकल सकता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी और कुछ राजा और कुछ श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना डांस या नृत्य के द्वारा देती हैं। अब पश्मीना, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्मीना एक प्रकार की बकरी है जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वहाँ पे पाई जाती है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। कौन से जनजाति के दोस्तों? चांगपा, याद रखिएगा, चांगपा जनजाति के पालते हैं। पश्मीना बकरी से दोस्तों देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी -10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी बियर कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्मी करते हैं। पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में
250 घंटे लगते हैं। ये सब फैक्ट हैं जो सीटेट में बनेंगे। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसको लेखा कहते हैं, और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसको रोबो कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चांगपा जनजाति के लोग दोस्तों क्या पालते हैं? पश्मीना बकरी। ये लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश में मिलती है। 5000 मीटर की ऊंचाई या 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रह सकती है। -10 डिग्री C का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेती है। 6 गुना पतले इसके बाल होते हैं मनुष्य के बाल के, और 6 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं इसके स्वेटर। और ये स्वेटर या शाल बनाने में 250 घंटे का समय लगेगा। और जिस स्थान पे बकरी को पाला जाता है उसको लेखा कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम चलेंगे गिलहरी की तरफ। दोस्तों, गिलहरी देखा जाए तो एक स्तनधारी जीव है, और गिलहरी सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है, इसकी आदत होती है, ताकि इसके दांत न बढ़ने पाएँ। ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल और कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, अर्थात स्तनधारी होते हैं। चूहा क्या है? एक स्तनधारी जीव है, और चूहे की देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन जो इसके सूंघने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। केंचुआ देखा जाए, इससे एक क्वेश्चन बनता है, केंचुए पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। और केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या है? मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा और पानी अच्छे से पहुंचता है और फल का उत्पादन बढ़ जाता है। केंचुए के माध्यम से देखा जाए तो जैविक खाद भी बनाई जाती है। अब डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव भी है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है, और मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख लेता है। भारत में देखा जाए तो डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, और इसे ला टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वो इलाहाबाद से पटना तक के मध्य पाई जाती है। डॉल्फिन देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, और जब मित्र मिलने आता है तो अलग ध्वनि निकालती है। देखा जाए तो गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या में लगातार घटोतरी भी हो रही है। ब्लू व्हेल या नीली व्हेल देखा जाए तो नीली व्हेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीव है, और नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। नीली व्हेल देखा जाए तो भूरसैल प्रजाति की जीव है। सर्वाधिक नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अब हाथी पर आ जाते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं, और समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथिनी करती है। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम तक की जो पत्तियां, घास फूस, छाल है ये खा लेता है। हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक पसंद होती है, और गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का जो गर्भ धारण काल है वो दोस्तों लगभग 2 साल यानी कि 22 महीने होता है। स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी ही है, और हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अब चील, बाज या गिद्ध को देखते हैं। दोस्तों, चील, बाज या गिद्ध की दूर तक के देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुने होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर तक की दूरी से देख सकता है तो उसी वस्तु को आधे मीटर की दूरी से गिद्ध, चील या बाज देख सकते हैं। वनस्पति जगत में देखा जाए तो रेगिस्तानी ओक को हम अब देखते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है, और इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। रेगिस्तानी ओक का जो तना है स्कूल के छत के बराबर यानी कि 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वो चाकू और पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं रेगिस्तानी ओक की जड़ों में। ठीक है। अब घटपरड़ी या कीट भत्थी पौधा या शिकारी पौधा देखते हैं। देखिए, जो घटपरड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाएगा। घटपरड़ी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूहा, मेंढक, अन्य कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़ानुमा आकृति के जैसा होता है, और घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है तो ये उसका शिकार कर लेता है।
घटपरड़ी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। घटपरड़ी उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीट भक्षी पौधे नेफेंथीस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी देखते हैं दोस्तों। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती हैं। खेजड़ी की देखा जाए तो लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इसलिए इसका प्रयोग साल दर साल किया जा सकता है। खेजड़ी के फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में होता है। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा या औषधि बनाने में भी किया जाता है। खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग जानवरों के चारा के लिए भी किया जाता है और इसकी महत्ता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया है। तो यहाँ से आपने दोस्तों देखा कि खेजड़ी राजस्थान का राष्ट्रीय नहीं राजकीय वृक्ष है। लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। देखा जाए कवक, तो कवक एक सफ़ेद रंग का होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से नहीं बना पाता है। इसीलिए कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक ही मुख्य समस्या भोजन है। शैवाल। देखिए शैवाल हरे रंग के होते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन भी बना लेते हैं, लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या आधार है। कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से जहां कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। समझ में आया। लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है और इससे स्टोन कैंसर गैस भी कहा जाता है। ताजमहल के चारों ओर लाइकेन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। पीपल। दोस्तों पीपल देखा जाए एक विशाल छायादार वृक्ष है और पीपल का तना और जड़ दूर तक फैली होती हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो होगा और एक वीडियो और लाएंगे ईवीएस का, और उसमें और भी नायाब फैक्ट्स को लाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, इंपॉर्टेंट लगा हो तो बिल्कुल शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।